मैं सत्य प्रसन्ना हूँ और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से आया हूँ। मैं वहाँ पे सीनियर एडवाइज़र हूँ एक पूरे इनिशिएटिव ऑफ फॉरेस्ट इकॉनमी को लेकर के। ये प्रयोग इनिशिएट हुआ कि फॉरेस्ट के आसपास बहुत सारी एक पोटेंशियल इकॉनमी है जिसको अनफोल्ड कर सकता है कई स्टेट, और ये एक ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को भी टारगेट किया जा सकता है इससे। खास करके जो वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है रूरल लैंडस्केप पे, वो काफ़ी गिरावट हुई है। पिछले 20 सालों में देखा गया है कि वो 30% से 8% पे आ गया है। क्लाइमेट चेंज का एक ज़बरदस्त रिस्क जनरेट हो रहा है। और तीसरा है स्टेट रेवेन्यू क्राइसिस। और अगर हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इसको देखूँ, इस पूरे थॉट्स को, तो हिमाचल के सारे स्टेट को मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ कि वो रेवेन्यू डेफिसिट का एक बड़ा क्राइसिस है। इट्स ऑलवेज अ बिग पॉलिटिकल इशूज ऑल्सो। कोई भी सरकार आए उसको हमेशा लोन पे और कई और तरह से अरेंज करना पड़ रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह मुझे दिखती है, वो है कि जो हिमाचल की टोटल ज्योग्राफी है, लगभग 70% लैंड फॉरेस्ट लैंड है। और उस फॉरेस्ट लैंड से हम कोई बड़ा एक इकॉनमी स्केल पे कुछ ऑपरेशंस को सोच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि टिम्बर फोकस था, टिम्बर बैन हो गया और टिम्बर से अब कुछ हो नहीं सकता है 1980 के बाद, और सुप्रीम कोर्ट और कई कारणों से वो बंद हो चुका है। लेकिन जो सीजनल फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो कि मौसमी रूप से पैदा होता है, आप उसको अगर मैच्योर रूप से निकालते हैं सस्टेनेबल तरीके से, पर्यावरण का ख्याल रख करके, और उसको अगर आप बाज़ार तक ले जाते हैं, तो नॉट सिर्फ लोकल लोगों को बेनिफिट होगा, एक पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा सकता है। और साथ साथ में जो है वो जिस बाज़ार में जा रहा है वो लार्जर पब्लिक हेल्थ के लिए वहाँ से दवाइयाँ बनती है। फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, यही सप्लाई चेन है यहाँ के रॉ मटेरियल्स का। तो उस दृष्टिकोण से हमें लगा कि एक एक्सपेरिमेंट, एक पायलट किया जाए पांगी में, जिसमें जंगल प्रोड्यूसर कंपनी का एक प्रयोग है यहाँ पे। यहाँ से हम अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयोग का जो ढांचा है, उसमें पहला ढांचा का जो मूल जड़ है कि जंगल के आसपास कुछ इकॉनमी का स्केल हमें सोचें। और उसमें जो पहला सेक्टर है वो है कि महिलाओं को इसमें जो है लीड दिया जाए, क्योंकि महिलाएँ लगभग आधी आबादी है। और उनको आपने जो महिलाओं की बात की सर, जंगल प्रोड्यूसर कंपनी जो यहाँ पे बनाई गई है, तो पांगी में इस वक्त जो है महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हो सकता है इससे? यस, तो वो अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जंगल प्रोड्यूसर कंपनी बने हुए अभी 6 महीने ही हुआ है, और इन्होंने भी एक छोटा सा सेल करके एक्सपेरिमेंट किया है। मेरा अंदाज़ा है कि पांगी में लगभग मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है टोटल स्पीसीज़ का, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। गुच्छी वुच्छी, कड़ू वड़ू सब जोड़ दिया जाए तो 3 चीज़ें होगी पांगी में जो मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। पहला देख रहा हूँ कि ये डायरेक्ट जो पैसा जनरेट होगा वो महिलाओं के हाथ में आएगा, और उससे जो है महिलाओं की जो एक ताकत होती है समाज के अंदर, परिवार के अंदर, उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव आएगा। और थोड़ी पैसों की मदद भी होगी, क्योंकि ये सीजनल है, मौसमी है, तो उनके कई ज़रूरतों को वो पूरा कर पाएगा। दूसरा, इस प्रयोग का जो मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि पर्यावरण का ख्याल जो है, ये प्रोड्यूसर कंपनी, ये महिलाएं जिस तरह से बढ़ के ले रही है कि हम उन चीज़ों को उस तरह से निकाल के ही सिर्फ बेचेंगे जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से निकाला गया है, उसका खासा ख्याल ये रख रहे हैं शुरू से। वो एक बहुत बड़ी और उत्साहजनक बात है। तीसरा जो मैं देख रहा हूँ कि ये जब फॉर्मलाइज होगा, क्योंकि इसमें जंगल से किसने निकाला, कितना निकाला, कहाँ बेच रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, बिकॉज इट्स रजिस्टर्ड कंपनी। और नॉट सिर्फ रजिस्टर्ड हो रहा है, ये महिलाओं को पैसे और एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि अभी इन्होंने छोटा सा एक सेल से लगभग 22,000 का GST रेवेन्यू पे किया है। बहुत छोटा सेल, मतलब नथिंग, मतलब पूरे पांगी के टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का मेरे ख्याल 1% से भी कम है वो, जो इन्होंने सेल करके एक्सपेरिमेंट किया है। तो स्टेट रेवेन्यू को भी, डिफिसिट्स को भी टारगेट हो सकता है इसमें। जैसे सर इस कंपनी ने जो है वो लगभग 22,000 जो GST कलेक्शन करके जो सरकार को दिया, तो सरकार इस चीज़ को लेकर के क्या सीख पाएगी? और फर्दर जो हमारे ट्राइबल्स एरिया है जहाँ बहुत बड़े जंगल हैं, वहाँ से क्या प्रोडक्ट निकाल करके जो है वो आर्थिक में सुधार कर सकती है? यस, तो अगर यहाँ मौसमी रूप में देखें तो कम से कम 10 से 11 तरह की स्पीसीज़ है। कड़ू, पतीस, पंजा, आपका अखरोट, ठांगी, काला जीरा, काफ़ी गुच्छी, कई सारे हैं। उसका एक लिस्ट इन्होंने बनाया है। तो एक तो काफ़ी सारी स्पीसीज़ है आपके पांगी जो जनजातीय क्षेत्र है इसके अंतर्गत, और जंगल का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है यहाँ। तो मतलब यहाँ तो लगभग 80% से ज़्यादा जंगल क्षेत्र है। और ये अगर टोटल जनरेट होता है, और जो स्टेट रेवेन्यू का जो मसला है, तो लगभग जैसे मैं बता रहा हूँ
कि अगर सरकार इसके ऊपर कैलकुलेशन करे, जिसमें एक प्रयास शुरू कर रहा है, आईएसबी और वन विभाग ने अभी शुरू किया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ये सारी जो स्पीसीज़ का मैं नाम बता रहा हूँ ये कितनी मात्रा में है, इसका वॉल्यूम कितना है और कहाँ पे है, ताकि एक स्टेट का एक प्लान जो है पर्सपेक्टिव सोचा जा सके। और मेरा अंदाज़ा है कि लगभग ये 5,000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा टर्नओवर ईयरली, अगर इसको हम फॉर्मलाइज करें, इसको व्यवस्थित करें। लेकिन इसके लिए ये तय है कि स्टेट सरकार को आना पड़ेगा। और इस मॉडल की जो मैं ज़बरदस्त ताकत देख रहा हूँ वो एक बहुत उत्साहजनक दिशा है मुझे, कि वो स्टेट रेवेन्यू को भी सपोर्ट कर रहा है जीएसटी के रूप में। दैट इज़ एक्सलेंट। ये एक सेक्टर है, फॉरेस्ट एक सेक्टर हो सकता है, जैसे हाइड्रो है, लाइमस्टोन है, टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, वैसे फॉरेस्ट एक सेक्टर हो सकता है जो सीजनल फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है। और इसकी डिक्लेरेशन की ज़रूरत है, इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। ये जो पांगी में सर जो कंपनी तैयार हुई है, जो महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है, तकरीबन 400 से अब महिलाएं होंगी, तो इन्होंने अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगभग इस बार मेरे को लगता है 4.5 लाख से ज़्यादा का सेल किया। तो सर ये जो आदिवासी महिलाएं पांगी के जो इन्होंने ये कार्य किया, तो अन्य क्षेत्र में जैसे हमारे हिमाचल है, उत्तराखंड है वगैरह, जहाँ भी आदिवासी महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? श्योरली, तो मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि ये जंगल हमेशा से ही आदिवासी समाज और जंगल के निर्भर समाज के लिए हमेशा से खड़ा रहा है। ये बुरे वक्त में भी कुछ ना कुछ देता रहा है जंगल आज तक। और जंगल को अगर हम संभाल के, पहली शिक्षा ये है कि संभालना सीखे। संभालते हुए अगर उसके जो उपज है, जो मौसमी रूप में हर साल पैदा करता है, उसको लेकर के अगर आप एक संगठन बनाएं, चाहे कंपनी के स्वरूप में, कोऑपरेटिव के रूप, जिस भी जो स्वरूप आपको ठीक लगता है, और एग्रीगेट करके उसको अगर वॉल्यूम आप क्रिएट करते हैं, तो आप सीधा इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में रॉ मटेरियल को सप्लाई कर सकते हैं। उससे प्राइस हाइक होगा, फेयर प्राइस मिलेगा, और वो जो बेनिफिट होगा वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो जिन महिलाओं ने आपको यहाँ पे एग्रीगेशन में या इकट्ठा करने में मदद की है। तो बेनिफिट डायरेक्टली है। जैसे पांगी में से ये जंगल प्रोड्यूसर कंपनी का अगर छोटा सा मैं उदाहरण बताऊँ, लगभग 4,70,000 का बेचा इन्होंने ठांगी, और उसमें से 4,21,000 पेमेंट कर दिया जबरदस्त रूप से। मतलब कि कंपनी ने एक मार्जिन मैनेजमेंट कॉस्ट रखा, और उसके बाद जो है सीधा बांट दिया। और वो कंपनी में बोर्ड मेंबर कौन है? वही महिलाओं ने चुन के बनाया। तो जो उत्पादक है उनकी अपनी कंपनी है, वो एक ज़बरदस्त संगठनात्मक प्रयोग भी है, कि ऐसा नहीं है क्योंकि बाहर की कंपनी है जो मदद कर रही है गरीब महिलाओं को। उन महिलाओं ने ही मिलके, आदिवासी महिलाओं ने मिलकर के अपनी कंपनी बनाई, उनके बोर्ड मेंबर भी अपने हैं, और वही मिलकर के फैसला लेकर के इस मॉडल को चला रहे हैं और डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ठांगी उन्होंने एक हैदराबाद की बेस्ड कंपनी थी ड्राई फ्रूट, जिसको बेचा, वैसे ही बाकी जो स्पीसीज है वो डायरेक्ट होलसेल या फिर डायरेक्ट इंडस्ट्री को सप्लाई चेन में जा सकते हैं, अगर ये वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो। और वॉल्यूम क्रिएट कैसे होगा? संगठन से। जैसे अभी 438 शेयर होल्डर है, ये इनका जो टारगेट है कि 800 शेयर होल्डर और 4,000 शेयर होल्डर तक जाएंगे अगले 3 साल में। पांगी की हर महिला इस कंपनी के साथ जोड़ने का इनका टारगेट है। तो अगर ये परिस्थिति बन गई अगले 2-3 सालों में, तो आप सोचिए कितना बड़ा वॉल्यूम भी क्रिएट करेंगे, कितना बेनिफिट क्रिएट करेंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इट विल क्रिएट एवरी ईयर एक लार्जर एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ इनकम, एंड ऑल्सो फीड द स्टेट रेवेन्यू। गजब का मॉडल है, गजब का प्रयोग है। थैंक यू सर। थैंक यू।